नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप सभी हमारी इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में हम सीडीपी का निचोड़ लेकर आए हैं। तो आप सभी इस क्लास को पूरी देखना और अपने साथियों के साथ इसको शेयर जरूर करना। तो देखिए आज का पहला प्रश्न। विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन यह सभी बच्चों के लिए एक समान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से समझाता है? कि दोस्तों, प्रत्येक बच्चे के लिए सभी क्षेत्रों यानी शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक में विकास समान दर से होता है। यह विकास एक अनुक्रम का अनुसरण करता है, लेकिन बच्चों में गति और डिग्री से भिन्न हो सकता है। यह सभी बच्चे अपने पर्यावरण या आनुवांशिक के बावजूद एक ही समय में विकासात्मक विशेष उपलब्धि हासिल करते हैं। यह विकास केवल जैविक कारकों के माध्यम से होता है, परिवार, सांस्कृतिक जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन यह सभी बच्चों के लिए एक समान नहीं होती। और निम्न में से कौन सा कथन इस अवधारणा का समझौता करता है? तो प्रत्येक बच्चे के लिए सभी क्षेत्रों में विकास समान दर से होता है, तो बिल्कुल नहीं होता। समान दर से सबन में भिन्न भिन्न होता है। सेकंड ऑप्शन देखिए, विकास एक अनुक्रम का अनुसरण करता है, लेकिन बच्चे में गति और डिग्री में भिन्न हो सकता है। तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विकास एक अनुक्रम और अनुसरण करता है, लेकिन बच्चों में गति और डिग्री में भिन्न हो सकता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और मनोरंजन सुविधाओं तक पहुंच के साथ संसाधन समृद्ध वातावरण में पला ढला बच्चा अकादमिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा। विकास के अंत क्रियावादी दृष्टिकोण के अनुसार इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? कि शैक्षणिक सफलता के लिए बच्चे की आनुवांशिक क्षमता सीमित है, जिसे पर्यावरण सुधार नहीं सकता। या पर्यावरण संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण बच्चे में अभिप्रेरणा की कमी है। या बच्चे की आनुवांशिक क्षमताओं और प्रदान किए गए अधिगम के माहौल के बीच बेमेल है। या शैक्षणिक सफलता निर्धारित करने में पर्यावरणीय कारक आनुवांशिकता से अधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? कि गुणवत्ता शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और मनोरंजन सुविधा तक पहुंच के साथ संसाधन समृद्ध वातावरण में पला ढला है, अकादमिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा। विकास के अंत क्रियावादी दृष्टिकोण के अनुसार इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? देखिए दोस्तों, इसका कारण क्या हो सकता है कि शैक्षणिक सफलता के लिए बच्चे की आनुवांशिक क्षमता सीमित है और पर्यावरण सुधार नहीं हो सकता। बिल्कुल पर्यावरण सुधार हो सकता है और आनुवांशिक क्षमता सीमित नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। पर्यावरणीय संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण बच्चे में प्रेरणा की कमी। तो सेकंड ऑप्शन भी दोस्तों इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। बच्चे की आनुवांशिक क्षमताओं और प्रदान किए गए अधिगम के माहौल के बीच मेल। तो बिल्कुल थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि बच्चे के आनुवांशिक क्षमताओं और प्रदान किए गए अधिगम के माहौल के बीच विकास के अंतरक्रियावादी दृष्टिकोण संभावित कारण हो सकता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगला नेक्स्ट। एक शिक्षिका देखती है कि उसकी कक्षा में एक बच्चा पहले क्रेयॉन से बड़े बड़े रेखाचित्र बनाना सीखता है और बाद में वृत्त और वर्ग जैसी सटीक आकृतियां बनाना सीखता है। यह अवलोकन विकास किस सिद्धांत को दर्शाता है? कि विकास एक श्रोधी पैटर्न का अनुसरण करता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, या विकास पर्यावरण की तुलना में आनुवांशिकता से अधिक प्रभावित होता है, या विकास एक असतत प्रक्रिया है। तो एक शिक्षिका देखती है कि उसकी कक्षा में एक बच्चा पहले क्रेयॉन से बड़े बड़े रेखाचित्र बनाता है, बाद में वृत्त और वर्ग जैसी सटीक
आकृति बनाना सीखता है। तो यह अवलोकन विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो दोस्तों यह विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ना इस सिद्धांत को दर्शाता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अभिकथन ए, सामाजिकरण एक बच्चे के व्यक्तिगत और व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज के लिए उपयुक्त मूल्य, विश्वास और व्यवहार प्राप्त करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? कि अभिकथन सामाजिकरण के एक बच्चे के व्यक्तिगत और व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बिल्कुल अभिकथन इसका राइट होगा कि जो समाजीकरण होता है वो बच्चे के व्यक्तित्व और व्यवहार को आकार देने में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो फर्स्ट अभिकथन इसका राइट है। कारण आप देखिए, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज के लिए उपयुक्त मूल्य, विश्वास और व्यवहार प्राप्त करता है। तो बिल्कुल कारण भी इसका राइट होगा कि जो समाजीकरण है उसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज के लिए उपयुक्त मूल्य, विश्वास और व्यवहार भी प्राप्त करते हैं। तो कारण भी इसका राइट होगा, यानी ए और आर दोनों सही है, जबकि ए आर का सही स्पष्टीकरण भी करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आत्मसातीकरण की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? कि एक बच्चा जो सीखता है कि कुत्ते भौंकते हैं और नए कुत्तों को देखकर इसे ज्ञान को लागू करता है। एक बच्चा वाहन के बारे में अपनी समझ को संशोधित करता है जिसमें साइकिल शामिल, जबकि शुरू में उसे लगता है कि वाहनों में केवल कार और बस ही शामिल है। जब एक बच्चा भौतिक प्रयोग में धकेलने और खींचने के बीच के अंतर को समझने के लिए संघर्ष करता है, या एक बच्चा पहली बार किसी अपरिचित वस्तु का सामना करने पर एक पूरी तरह से नई मानसिक योजना विकसित करता है। तो कौन सा उदाहरण है जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आत्मसातीकरण की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो एक बच्चा जो सीखता है कि कुत्ते भौंकते हैं और नए कुत्तों को देखकर इस पे ज्ञान लागू करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा पद्धति वाइगोत्स्की के अधिगम के सिद्धांत को सबसे बेहतर तरीके से प्रदर्शित करती है? कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से काम करने और परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से ज्ञान की खोज करने की अनुमति देना? तो बिल्कुल नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक जटिल समस्याओं को प्रबंधनीय भागों में तोड़कर और छात्रों की दक्षता प्राप्त करने के साथ साथ धीरे मदद कम करके पार देना। तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि एक शिक्षक जटिल समस्याओं को प्रबंधनीय भागों में तोड़कर और छात्रों की दक्षता प्राप्त करने के साथ साथ धीरे धीरे मदद कम करने सहायता प्रदान करता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन बाल विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच की अंतःक्रिया को सबसे अच्छी तरह से समझाता है? कि आनुवांशिकता बच्चे की क्षमताओं और प्रतिभाओं को पूरी तरह से निर्धारित करती है जबकि पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पर्यावरण पूरी तरह से बच्चे के विकास को आकार देता है चाहे उनकी आनुवांशिक प्रवृत्ति कुछ भी हो। तो सेकंड ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। आनुवांशिकता क्षमता निर्धारित करती है कि, लेकिन पर्यावरण यह निर्धारित करता है कि उसे क्षमता को कैसे सकारा जाए। तो थर्ड ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि आनुवांशिकता क्षमता निर्धारित करती है कि, लेकिन पर्यावरण वह निर्धारित करता है कि उसे क्षमता को कैसे साकार किया जाए। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखिए अगला नेक्स्ट। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल आरजे जीके को सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित क्षमताओं वाली कक्षा के लिए शिक्षण
रणनीतियों को बनाते समय विकास के निम्न सिद्धांतों में से कौन सा सबसे अधिक लागू होता है? कि पूरी तरह से जैविक परिपक्वता से प्रभावित होता है, इसलिए शिक्षण रणनीतियों में एक रूपता होनी चाहिए। या विकास पूर्वानुमान योग्य है, इसलिए शिक्षण विधियों को केवल निश्चित विशेष उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। या विकास बहुआयामी है और शिक्षण रणनीतियों को संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को संबोधित करना चाहिए। या किशोरावस्था के बाद विकास रुक जाता है, इसलिए शिक्षण रणनीतियों को केवल बचपन के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो मिश्रित क्षमताओं वाली कक्षा के लिए शिक्षण रणनीतियों बनाते समय विकास निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सबसे अधिक लागू होता है? तो दोस्तों, विकास बहुआयामी है और शिक्षण रणनीतियों को संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को संबोधित करता है। तो थर्ड ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। अभिकथन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे संरक्षण और वर्गीकरण से जुड़ी समस्याओं को हल करते हैं। कारण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता अमूर्त सोच और काल्पनिक तर्क विकास से होती है। तो देखिए दोस्तों कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे संरक्षण और वर्गीकरण से जुड़ी समस्याओं को हल करते हैं। तो बिल्कुल अभिकथन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कारण देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता अमूर्त सोच और काल्पनिक तर्क की विकास से होती है, तो बिल्कुल नहीं होती। तो कारण इसका गलत हो जाएगा, नहीं अभिकथन ए सही है और कारण आर गलत है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। देखिए नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण जैसे भाषा, प्रतीक और बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं? कि सांस्कृतिक उपकरणों का संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह केवल बाहरी कारक जो बच्चे की सोच को आकार नहीं देते। तो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक उपकरण सहायक के रूप में कार्य करते हैं जो बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाते हैं, जिससे उन्हें अधिक जटिल समस्याओं को हल करने और उच्च क्रम की सोच में संलग्न होने की अनुमति मिलती है। तो बिल्कुल इसका सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट, अभिकथन सामाजिक संरचनाओं के रूप में लिंग अवधारणा का अर्थ है कि लिंग भूमिका समय के साथ बदल सकती है और विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न हो सकती है। कारण लिंग भूमिकाएं सार्वभौमिक रूप से तय होती है और समाजों के बीच भूमिकाओं में कोई अंतर जैविक कारक का परिणाम है। तो देखिए दोस्तों कि सामाजिक संरचना के रूप में लिंग अवधारणा का अर्थ है कि लिंग भूमिकाएं समय के साथ बदलती है और भिन्न संस्कृतियों में भिन्न हो सकती है। तो कारण यानी अभिकथन बिल्कुल राइट है। कारण देखिए, लिंग भूमिकाएं सार्वभौमिक रूप से तय होती है और समाज के बीच भूमिका में कोई अंतर जैविक कारक नहीं होता, बिल्कुल अंतर होता है। तो कारण इसका रॉन्ग होगा। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। समावेशी कक्षा में सहायक प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है? कि केवल गंभीर विकलांगताओं वाले छात्रों के लिए आवश्यक और इसको प्रयोग सामान्य कक्षाओं में नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। यह ऐसे उपकरण प्रदान करता है जो विकलांग छात्रों को पाठ्यक्रम तक पहुंचने और कक्षा की गतिविधियों में अधिक पूरी तरह से संलग्न होने में मदद करता है। तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है कि यह ऐसे उपकरण प्रदान करता है जो विकलांग छात्रों को पाठ्यक्रम तक पहुंचने और कक्षा की गतिविधि में अधिक पूरी तरह से संलग्न होने में मदद करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस चरण को व्यक्तियों द्वारा सामाजिक कानून के बजाय न्याय, अधिकार और समानता जैसे अमूर्त सिद्धांतों के आधार पर नैतिक निर्णय लेने के रूप में वर्णित किया गया है? कि चरण 1 आज्ञाकारिता और दंड, चरण
स्टेज 3 अच्छे अंतर्व्यक्ति संबंध, स्टेज 5 सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार, स्टेज 6 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में स्टेज 6 को सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत को व्यक्तियों द्वारा सामाजिक कानून के बजाय न्याय, अधिकार और समानता जैसे मूल सिद्धांतों के आधार पर नैतिक निर्णय लेने के रूप में वर्णित किया गया है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टेज 6 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत इसका राइट आंसर होगा। बाल केंद्रित शिक्षक दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका ज्ञान के एकमात्र स्रोत से बदलकर एक ऐसे सुविधाकर्ता की हो जाती है जो छात्र को उनके अधिगम में मार्गदर्शन करता है। यह दृष्टिकोण बच्चे की सक्रिय भागीदारी, रुचियों और अधिगम की गति के महत्व पर जोर देता है। तो यह बच्चों को उनके अधिगम की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है और व्यवहारिक गतिविधियों और अन्वेषण के माध्यम से रचनात्मक को बढ़ावा देता है। तो निम्न में से कौन सा कक्षा व्यवस्था में बाल केंद्रित शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कि यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्र जानकारी को जल्दी से बिना किसी त्रुटि के याद रखे। तो बिल्कुल नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। मुख्य रूप से शिक्षक के नेतृत्व वाले व्याख्यानों पर ध्यान केंद्रित करके छात्रों की समालोचनात्मक सोच कौशल विकसित करना। तो सेकंड ऑप्शन दोस्तों इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। देखिए थर्ड, बच्चों को उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं और रुचियों में मेल खाने वाली गतिविधियों में शामिल करके सक्रिय रूप से अधिगम के लिए सख्त बनाना। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। अभिकथन, डिसलेक्सिया जैसी अधिगम की अक्षमता वाले बच्चे अक्सर पढ़ने, लिखने और वर्तनी में चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य या औसत से ऊपर हो सकती है। तो प्रारंभिक निदान और हस्तक्षेप उनके अधिगम के परिणामों में काफी सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों अभिकथन ए बिल्कुल राइट है कि डिसलेक्सिया जैसी अधिगम की जो क्षमताएं वाले बच्चे अक्सर पढ़ने, लिखने और वर्तनी में चुनौतियापूर्ण का सामना करते हैं, लेकिन उनकी बौद्धिक क्षमताओं सामान्य या औसत से ऊपर हो सकती है। तो प्रारंभिक निदान और हस्तक्षेप उनके अधिगम के परिणामों में काफी सुधार करते हैं, बिल्कुल काफी सुधार करते हैं। तो अभिकथन ए बिल्कुल राइट होगा। कारण आर देखिए कि अधिगम की क्षमताओं वाले बच्चों को संशोधित शिक्षण विधियों कार्यों के लिए अतिरिक्त समय और पठन और लिखने में अधिगम में कठिनाइयों को दूर करने में मदद करने के लिए दृश्य सहायता के उपयोग जैसे विशेष समायोजन की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल होती है। तो ए और आर दोनों सही है, जबकि आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है। कारण आर अभिकथन ए का स्पष्टीकरण भी करता है। पालसी से पीड़ित बच्चे को शारीरिक क्षमता का अनुभव होता है जो मास्टर समन्वय और गति नियंत्रण को प्रभावित कर सकता है। गंभीरता के आधार पर सीपी से पीड़ित बच्चे को चलने, लिखने, हाथ की हरकतों को नियंत्रित करने जैसे कार्यों में संघर्ष करना पड़ता है। कक्षा के माहौल को ऐसे बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके पास आवश्यक सहायक उपकरण और शारीरिक सुविधा उपलब्ध हो। तो समावेशी कक्षा में सेरेब्रल पॉल्सी से पीड़ित बच्चे के साथ काम करते समय शिक्षक के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है कि सहायक तकनीक उपकरणों का प्रयोग करने से बचे ताकि वे बच्चे को अलग महसूस करा सके। तो बिल्कुल नहीं, ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। विकर्षणों का कम करने के लिए बच्चे के लिए पूरी तरह से अलग कक्षा प्रदान करना। तो सेकंड ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। सहपाठियों के साथ समावेशन और बातचीत को प्रोत्साहित करते हुए बच्चे की शारीरिक सीमाओं को समायोजित करने के लिए कक्षा के फर्नीचर और गतिविधियों को संशोधित करना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है।
अभिप्रेरणा अधिगम की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह एक छात्र द्वारा अधिगम की गतिविधियों में लाए जाने वाले प्रयास और दृढ़ता को प्रभावित करती है। आत्मनिर्णय सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा आंतरिक या बाह्य हो सकती है। आंतरिक अभिप्रेरणा से तात्पर्य किसी गतिविधि में अपने हित के लिए संलग्न होने की इच्छा से है, जबकि बाह्य प्रेरणा बाहरी पुरस्कारों या दबाव से प्रेरित होती है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने वाले शिक्षक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां छात्र स्वतः सक्षम और दूसरों से संबंधित महसूस करते हैं। तो निम्न में से कौन सी शिक्षण पद्धति छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक संभावना है कि इसे छोटे छोटे कार्य को पूरा करने के लिए पुरस्कार देना चाहिए, जिसमें उपलब्धि के लिए भारी मान्यता को बढ़ावा मिले? तो बिल्कुल नहीं। फर्स्ट ऑप्शन इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करना जो प्राप्त करने योग्य हो, जिसमें छात्रों को साक्षरता और उपलब्धि की भावना का अनुभव हो सके। तो सेकंड ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करना जो प्राप्त करने योग्य हो, जिसमें छात्रों को से क्षमता और उपलब्धि की भावना का अनुभव हो सके। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई मूल्यांकन का एक दृष्टिकोण है जो न केवल अकादमिक प्रदर्शनी पर बल्कि छात्रों को समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें उनके शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास शामिल है। तो सीसीई का उद्देश्य संज्ञानात्मक आकलन और संकलनात्मक आकलन जैसे आकलन के कई रूपों को प्रयोग करके छात्रों की क्षमताओं और प्रगति का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना है। तो यह छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट और कक्षा चर्चा जैसे विविध उपकरणों को प्रयोग में बढ़ावा देता है। तो निम्न में से कौन सी रणनीति सीसीई के सिद्धांतों के साथ सबसे अधिक निकटता से मेल खाती है? कि वर्ष के अंत में छात्रों के ज्ञान और प्रदर्शन का आकलन करना? तो बिल्कुल नहीं। फर्स्ट ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। पूरे वर्ष छात्र की प्रगति को ट्रैक करने के लिए नियमित क्विज, सहकर्मी मूल्यांकन, स्वमूल्यांकन और शिक्षक अवलोकन का प्रयोग करना, विभिन्न क्षेत्रों में अधिगम और सुधार को प्रोत्साहित करना। तो सेकंड ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। व्यक्तिगत अंतर की अवधारणा इस बात पर जोर देती है कि हर बच्चे के विकास और अधिगम का एक अनूठा पैटर्न होता है। शिक्षकों को इन अंतरों को पहचानना चाहिए और छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। तो ये किस चीज को प्रदान करता है? दंड को, मानकीकृत कार्यभार, विभेदित अनुदेशन या एक समान शिक्षण विधियां? तो दोस्तों ये विभेदित अनुदेशन को प्रभावित करता है, यानी छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभेदित अनुदेशन प्रदान करना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भावनाएं अधिगम में शामिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया से बहुत करीब से जुड़ी है। जब बच्चे भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं तो उनकी संज्ञानात्मक क्षमताएं जैसे कि स्मृति, ध्यान और निर्णय लेने की क्षमता काफी हद तक प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए कोई बच्चा चिंतित होता है, उसे ध्यान केंद्रित करने और जानकारी याद रखने में कठिनाई हो सकती है, जबकि उत्साह, जिज्ञासा की भावनाएं जुड़ाव और अधिगम के परिणामों को बढ़ा सकती है। तो भावनाएं और संज्ञान के बीच परस्पर क्रिया समझने से शिक्षकों को अधिक प्रभावी शिक्षण वातावरण बनाने में मदद मिलती है। तो निम्न में से कौन सी क्रिया छात्रों के भावनात्मक स्थिति को संबंधित करने से शिक्षक की मदद करने के लिए सबसे अधिक संभावना है, ताकि संज्ञानात्मक प्रदर्शन का अनुकूलित किया जा सके? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। कि छात्रों की भावनात्मक जरूरतों को अनदेखा करना और केवल सामग्री वितरण पर ध्यान देना? तो बिल्कुल नहीं। फर्स्ट ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। छात्रों को उनकी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए दिमाग का विश्राम, तकनीकी और भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करने जैसी विविध यो को प्रयोग करना, जिसमें उनका संज्ञानात्मक प्रदर्शन बेहतर हो सके? तो बिल्कुल सेकंड ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नेक्स्ट। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर
से पीड़ित बच्चे कई तरह से व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जिसमें संचार, सामाजिक संपर्क, व्यवहार के दोहराव वाले पैटर्न में कठिनाई शामिल हो सकती है। इन बच्चों में बौद्धिक कामकाज के विभिन्न स्तर भी हो सकते हैं, जो अत्यधिक प्रतिभाशाली से लेकर बौद्धिक क्षमता तक हो सकते हैं। तो संरचित सहायक वातावरण प्रदान करने वाले बच्चे की अनूठी जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिगम के अनुभव को तैयार करने में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो मुख्य धारा की कक्षा में ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे को समर्थन करने के लिए कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी रहेगी? कि बच्चे को बिना किसी विशिष्ट मार्गदर्शन के साथियों के साथ संरचित सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। तो बिल्कुल नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, दृश्य अनुसूचियों का उपयोग करना, स्पष्ट और सुसंगत निर्देश प्रदान करना और संवेदी अधिभार को प्रबंधित करने के लिए रोक देना। तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगला नेक्स्ट, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में इस बात पर जोर दिया गया कि व्यक्तियों में अलग अलग तरह की बुद्धि होती है, जैसे भाषाई, तार्किक, गणितीय, संगीतमय, अंतर्व्यक्ति। एक शिक्षक जो इस सिद्धांत को कक्षा में लागू करता है, वह सभी छात्रों के लिए एक ही शिक्षण पद्धति का उपयोग करता है ताकि एक रूपता सुनिश्चित हो सके। तो बिल्कुल नहीं, सेकंड फर्स्ट ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। अलग अलग बुद्धिमत्ता को संबोधित करने के लिए कहानी सुनाना, उपयोग, समूह चर्चा, संगीत आधारित शिक्षण जैसी विविध गतिविधियों को शामिल करना। तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि अलग अलग बुद्धियों को संबोधित करने के लिए कहानी सुनाना, प्रयोग, समूह समूह चर्चा और संगीत आधारित शिक्षण जैसी विविध गतिविधियों में शामिल होता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी प्रथाएं शिक्षण और अधिगम के लिए रचनावादी दृष्टिकोण के साथ संरेखित है? तथ्य और परिभाषाओं को रटकर याद करना, या नए ज्ञान के निर्माण के लिए समूह चर्चा शामिल करने के लिए शिक्षार्थी को प्रोत्साहित करना। तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नए ज्ञान के निर्माण के लिए समूह चर्चा में शामिल होने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे उनकी शिक्षण और अधिगम के लिए रचनावादी दृष्टिकोण संरेखित हो सके। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। वार्षिक परीक्षा के दौरान एक शिक्षक वर्ष के दौरान पढ़ाए गए सभी विषयों के बारे में छात्रों की समग्र समझ को का मूल्यांकन करने के लिए तैयार किया गया एक व्यापक प्रश्न पत्र बनाता है। फिर अंकों का उपयोग छात्रों की रैंक करने और माता पिता को उनकी शैक्षणिक उपलब्धि की रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है। तो यह किस प्रकार के मूल्यांकन का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? कि अधिगम के लिए मूल्यांकन, क्योंकि शिक्षक छात्रों की समझ का परीक्षण कर रहा है। या अधिगम का मूल्यांकन क्योंकि ध्यान छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन और रिपोर्टिंग करना। बिल्कुल सेकंड ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अधिगम का मूल्यांकन क्योंकि ध्यान छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन और रिपोर्टिंग पर है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एक कक्षा में विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और अलग अलग क्षमताओं वाले छात्र होते हैं, जिसमें सुनने में एक सक्षम बच्चा भी शामिल होता है। शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि दृश्य सहायता का उपयोग करके, सांस्कृतिक भाषा दुभाषी प्रदान करके और सहकर्मिक सहयोग को बढ़ावा देकर सभी छात्रों को सीखने तक समान पहुंच मिले। इस परिदृश्य में समावेशी शिक्षा के किस सिद्धांत का प्रदर्शन किया जा रहा है? कि अधिगम के परिणामों को बढ़ावा देने के लिए या प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाने के लिए? तो बिल्कुल नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। केवल विकलांग छात्रों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। तो सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। उनकी विविध जरूरतों को संबोधित करके सभी विद्यार्थियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। तो थर्ड ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि उनकी विविध जरूरतों को संबोधित करके सभी शिक्षार्थियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन यह सभी बच्चों के लिए एक समान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से समझाता है? कि दोस्तों, प्रत्येक बच्चे के लिए सभी क्षेत्रों यानी शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक में विकास समान दर से होता है। यह विकास एक अनुक्रम का अनुसरण करता है, लेकिन बच्चों में गति और डिग्री से भिन्न हो सकता है। यह सभी बच्चे अपने पर्यावरण या आनुवांशिक के बावजूद एक ही समय में विकासात्मक विशेष उपलब्धि हासिल करते हैं। यह विकास केवल जैविक कारकों के माध्यम से होता है, परिवार, सांस्कृतिक जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन यह सभी बच्चों के लिए एक समान नहीं होती। और निम्न में से कौन सा कथन इस अवधारणा का समझौता करता है? तो प्रत्येक बच्चे के लिए सभी क्षेत्रों में विकास समान दर से होता है, तो बिल्कुल नहीं होता, समान दर से सबन में भिन्न भिन्न होता है। सेकंड ऑप्शन देखिए, विकास एक अनुक्रम का अनुसरण करता है, लेकिन बच्चे में गति और डिग्री में भिन्न हो सकता है। तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विकास एक अनुक्रम का अनुसरण करता है, लेकिन बच्चों में गति और डिग्री में भिन्न हो सकता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और मनोरंजन सुविधाओं तक पहुंच के साथ संसाधन समृद्ध वातावरण में पला ढला बच्चा अकादमिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा। विकास के अंत क्रियावादी दृष्टिकोण के अनुसार इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? कि शैक्षणिक सफलता के लिए बच्चे की आनुवांशिक क्षमता सीमित है, जिसे पर्यावरण सुधार नहीं सकता, या पर्यावरण संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण बच्चे में अभिप्रेरणा की कमी है, या बच्चे की आनुवांशिक क्षमताओं और प्रदान किए गए अधिगम के माहौल के बीच बेमेल है, या शैक्षणिक सफलता निर्धारित करने में पर्यावरणीय कारक आनुवांशिकता से अधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? कि गुणवत्ता शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और मनोरंजन सुविधा तक पहुंच के साथ संसाधन समृद्ध वातावरण में पला ढला है, अकादमिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा। विकास के अंत्य क्रियावादी दृष्टिकोण के अनुसार इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? देखिए दोस्तों, इसका कारण क्या हो सकता है कि शैक्षणिक सफलता के लिए बच्चे की आनुवांशिक क्षमता सीमित है और पर्यावरण सुधार नहीं हो सकता। बिल्कुल पर्यावरण सुधार हो सकता है और आनुवांशिक क्षमता सीमित नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। पर्यावरणीय संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण बच्चे में प्रेरणा की कमी, तो सेकंड ऑप्शन भी दोस्तों इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। बच्चे की आनुवांशिक क्षमताओं और प्रदान किए गए अधिगम के माहौल के बीच मेल, तो बिल्कुल थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि बच्चे के आनुवांशिक क्षमताओं और प्रदान किए गए अधिगम के माहौल के बीच विकास के अंतरक्रियावादी दृष्टिकोण संभावित कारण हो सकता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगला नेक्स्ट, एक शिक्षिका देखती है कि उसकी कक्षा में एक बच्चा पहले क्रेयॉन से बड़े बड़े रेखाचित्र बनाना सीखता है और बाद में वृत्त और वर्ग जैसी सटीक आकृतियां बनाना सीखता है। यह अवलोकन विकास किस सिद्धांत को दर्शाता है? कि विकास एक श्रोधी पैटर्न का अनुसरण करता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, या विकास पर्यावरण की तुलना में आनुवांशिकता से अधिक प्रभावित होता है, या विकास एक असतत प्रक्रिया है। तो एक शिक्षिका देखती है कि उसकी कक्षा में एक बच्चा पहले क्रेयॉन से बड़े बड़े रेखाचित्र बनाता है, बाद में वृत्त और वर्ग जैसी सटीक आकृति बनाना सीखता है। तो यह अवलोकन विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो दोस्तों, यह विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ना इस सिद्धांत को दर्शाता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अभिकथन ए, सामाजिकरण
एक बच्चे के व्यक्तिगत और व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज के लिए उपयुक्त मूल्य, विश्वास और व्यवहार प्राप्त करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा कि अभिकथन सामाजिकरण के एक बच्चे के व्यक्तिगत और व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बिल्कुल अभिकथन इसका राइट होगा कि जो सामाजिकरण होता है वो बच्चे के व्यक्तित्व और व्यवहार को आकार देने में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो फर्स्ट अभिकथन इसका राइट है। कारण आप देखिए, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज के लिए उपयुक्त मूल्य, विश्वास और व्यवहार प्राप्त करता है। तो बिल्कुल कारण भी इसका राइट होगा कि जो समाजीकरण है उसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज के लिए उपयुक्त मूल्य, विश्वास और व्यवहार भी प्राप्त करते हैं। तो कारण भी इसका राइट होगा, यानी ए और आर दोनों सही है, जबकि ए आर का सही स्पष्टीकरण भी करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आत्मसातीकरण की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? कि एक बच्चा जो सीखता है कि कुत्ते भौंकते हैं और नए कुत्तों को देखकर इसे ज्ञान को लागू करता है। एक बच्चा वाहन के बारे में अपनी समझ को संशोधित करता है, जिसमें साइकिल शामिल, जबकि शुरू में उसे लगता है कि वाहनों में केवल कार और बस ही शामिल है। जब एक बच्चा भौतिक प्रयोग में धकेलने और खींचने के बीच के अंतर को समझने के लिए संघर्ष करता है, या एक बच्चा पहली बार किसी अपरिचित वस्तु का सामना करने पर एक पूरी तरह से नई मानसिक योजना विकसित करता है। तो कौन सा उदाहरण है जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आत्मसातीकरण की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो एक बच्चा जो सीखता है कि कुत्ते भौंकते हैं और नए कुत्तों को देखकर इस पे ज्ञान लागू करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा पद्धति वाइगोत्स्की के अधिगम के सिद्धांत को सबसे बेहतर तरीके से प्रदर्शित करती है? कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से काम करने और परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से ज्ञान की खोज करने की अनुमति देना? तो बिल्कुल नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक जटिल समस्याओं को प्रबंधनीय भागों में तोड़कर और छात्रों की दक्षता प्राप्त करने के साथ साथ धीरे मदद कम करके पार देना। तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि एक शिक्षक जटिल समस्याओं को प्रबंधनीय भागों में तोड़कर और छात्रों की दक्षता प्राप्त करने के साथ साथ धीरे धीरे मदद कम करने सहायता प्रदान करता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन बाल विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच की अंतःक्रिया को सबसे अच्छी तरह से समझाता है? कि आनुवांशिकता बच्चे की क्षमताओं और प्रतिभाओं को पूरी तरह से निर्धारित करती है, जबकि पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पर्यावरण पूरी तरह से बच्चे के विकास को आकार देता है, चाहे उनके आनुवांशिक प्रवृत्ति कुछ भी हो। तो सेकंड ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। आनुवांशिकता क्षमता निर्धारित करती है कि, लेकिन पर्यावरण यह निर्धारित करता है कि उसे क्षमता को कैसे सकारा जाए। तो थर्ड ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि आनुवांशिकता क्षमता निर्धारित करती है कि, लेकिन पर्यावरण वह निर्धारित करता है कि उसे क्षमता को कैसे साकार किया जाए। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखिए अगला नेक्स्ट। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल आरजे जीके को सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित क्षमताओं वाली कक्षा के लिए शिक्षण रणनीतियों को बनाते समय विकास के निम्न सिद्धांतों में से कौन सा सबसे अधिक लागू होता है? कि पूरी तरह से जैविक परिपक्वता से प्रभावित होता है, इसलिए शिक्षण रणनीतियों में एक रूपता होनी चाहिए। या विकास पूर्वानुमान योग्य है, इसलिए शिक्षण विधियों को केवल निश्चित विशेष उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
यह विकास बहुआयामी है और शिक्षण रणनीतियों को संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को संबोधित करना चाहिए। यह किशोरावस्था के बाद विकास रुक जाता है, इसलिए शिक्षण रणनीतियों को केवल बचपन के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो मिश्रित क्षमताओं वाली कक्षा के लिए शिक्षण रणनीतियों बनाते समय विकास निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सबसे अधिक लागू होता है? तो दोस्तों, विकास बहुआयामी है और शिक्षण रणनीतियों को संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को संबोधित करता है। तो थर्ड ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। अभिकथन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे संरक्षण और वर्गीकरण से जुड़ी समस्याओं को हल करते हैं। कारण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता अमूर्त सोच और काल्पनिक तर्क विकास से होती है। तो देखिए दोस्तों कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे संरक्षण और वर्गीकरण से जुड़ी समस्याओं को हल करते हैं। तो बिल्कुल अभिकथन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कारण देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता अमूर्त सोच और काल्पनिक तर्क की विकास से होती है। तो बिल्कुल नहीं होती। तो कारण इसका गलत हो जाएगा, यानी अभिकथन ए सही है और कारण आर गलत है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। देखिए नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण जैसे भाषा, प्रतीक और बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं? कि सांस्कृतिक उपकरणों का संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह केवल बाहरी कारक जो बच्चे की सोच को आकार नहीं देते। तो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक उपकरण सहायक के रूप में कार्य करते हैं जो बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाते हैं, जिससे उन्हें अधिक जटिल समस्याओं को हल करने और उच्च क्रम की सोच में संलग्न होने की अनुमति मिलती है। तो बिल्कुल इसका सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट, अभिकथन सामाजिक संरचनाओं के रूप में लिंग अवधारणा का अर्थ है कि लिंग भूमिका समय के साथ बदल सकती है और विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न हो सकती है। कारण लिंग भूमिकाएं सार्वभौमिक रूप से तय होती है और समाजों के बीच भूमिकाओं में कोई अंतर जैविक कारक का परिणाम है। तो देखिए दोस्तों कि सामाजिक संरचना के रूप में लिंग अवधारणा का अर्थ है कि लिंग भूमिकाएं समय के साथ बदलती है और भिन्न संस्कृतियों में भिन्न हो सकती है। तो कारण यानी अभिकथन बिल्कुल राइट है। कारण देखिए, लिंग भूमिकाएं सार्वभौमिक रूप से तय होती है और समाज के बीच भूमिका में कोई अंतर जैविक कारक नहीं होता, बिल्कुल अंतर होता है। तो कारण इसका रॉन्ग होगा। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। समावेशी कक्षा में सहायक प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है? कि केवल गंभीर विकलांगताओं वाले छात्रों के लिए आवश्यक और इसको प्रयोग सामान्य कक्षाओं में नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। यह ऐसे उपकरण प्रदान करता है जो विकलांग छात्रों को पाठ्यक्रम तक पहुंचने और कक्षा की गतिविधियों में अधिक पूरी तरह से संलग्न होने में मदद करता है। तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है कि यह ऐसे उपकरण प्रदान करता है जो विकलांग छात्रों को पाठ्यक्रम तक पहुंचने और कक्षा की गतिविधि में अधिक पूरी तरह से संलग्न होने में मदद करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस चरण को व्यक्तियों द्वारा सामाजिक कानून के बजाय न्याय, अधिकार और समानता जैसे अमूर्त सिद्धांतों के आधार पर नैतिक निर्णय लेने के रूप में वर्णित किया गया है? कि चरण 1 आज्ञाकारिता और दंड, चरण 3 स्टेज 3 अच्छे अंतर्व्यक्ति संबंध, स्टेज 5 सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार, स्टेज 6 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में स्टेज 6 को सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत को व्यक्तियों द्वारा सामाजिक कानून
के बजाय न्याय, अधिकार और समानता जैसा मूल सिद्धांतों के आधार पर नैतिक निर्णय लेने के रूप में वर्णित किया गया है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेज 6 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत इसका राइट आंसर होगा। बाल केंद्रित शिक्षक दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका ज्ञान के एकमात्र स्रोत से बदलकर एक ऐसे सुविधाकर्ता की हो जाती है जो छात्र को उनके अधिगम में मार्गदर्शन करता है। यह दृष्टिकोण बच्चे की सक्रिय भागीदारी, रुचियों और अधिगम की गति के महत्व पर जोर देता है। तो यह बच्चों को उनके अधिगम की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है और व्यवहारिक गतिविधियों और अन्वेषण के माध्यम से रचनात्मक को बढ़ावा देता है। तो निम्न में से कौन सा कक्षा व्यवस्था में बाल केंद्रित शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कि यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्र जानकारी को जल्दी से बिना किसी त्रुटि के याद रखे। तो बिल्कुल नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। मुख्य रूप से शिक्षक के नेतृत्व वाले व्याख्यानों पर ध्यान केंद्रित करके छात्रों की समालोचनात्मक सोच कौशल विकसित करना। तो सेकंड ऑप्शन दोस्तों इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। देखिए थर्ड, बच्चों को उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं और रुचियों में मेल खाने वाली गतिविधियों में शामिल करके सक्रिय रूप से अधिगम के लिए सख्त बनाना। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। अभिकथन, डिसलेक्सिया जैसी अधिगम की अक्षमता वाले बच्चे अक्सर पढ़ने, लिखने और वर्तनी में चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य या औसत से ऊपर हो सकती है। तो प्रारंभिक निदान और हस्तक्षेप उनके अधिगम के परिणामों में काफी सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों अभिकथन ए बिल्कुल राइट है कि डिसलेक्सिया जैसी अधिगम की जो क्षमताएं वाले बच्चे अक्सर पढ़ने, लिखने और वर्तनी में चुनौतियापूर्ण का सामना करते हैं, लेकिन उनकी बौद्धिक क्षमताओं सामान्य या औसत से ऊपर हो सकती है। तो प्रारंभिक निदान और हस्तक्षेप उनके अधिगम के परिणामों में काफी सुधार करते हैं। बिल्कुल काफी सुधार करते हैं। तो अभिकथन ए बिल्कुल राइट होगा। कारण आप देखिए कि अधिगम की क्षमताओं वाले बच्चों को संशोधित शिक्षण विधियों, कार्यों के लिए अतिरिक्त समय और पठन और लिखने में अधिगम में कठिनाइयों को दूर करने में मदद करने के लिए दृश्य सहायता के उपयोग जैसे विशेष समायोजन की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल होती है। तो ए और आर दोनों सही है, जबकि आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है। कारण आर अभिकथन ए का स्पष्टीकरण भी करता है। पालसी से पीड़ित बच्चे को शारीरिक क्षमता का अनुभव होता है जो मास्टर समन्वय और गति नियंत्रण को प्रभावित कर सकता है। गंभीरता के आधार पर सीपी से पीड़ित बच्चे को चलने, लिखने, हाथ की हरकतों को नियंत्रित करने जैसे कार्यों में संघर्ष करना पड़ता है। कक्षा के माहौल को ऐसे बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके पास आवश्यक सहायक उपकरण और शारीरिक सुविधा उपलब्ध हो। तो समावेशी कक्षा में सेरेब्रल पॉल्सी से पीड़ित बच्चे के साथ काम करते समय शिक्षक के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? कि सहायक तकनीक उपकरणों का प्रयोग करने से बचे ताकि वे बच्चे को अलग महसूस करा सके। तो बिल्कुल नहीं, ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। विकर्षणों का कम करने के लिए बच्चे के लिए पूरी तरह से अलग कक्षा प्रदान करना। तो सेकंड ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। सहपाठियों के साथ समावेशन और बातचीत को प्रोत्साहित करते हुए बच्चे की शारीरिक सीमाओं को समायोजित करने के लिए कक्षा के फर्नीचर और गतिविधियों को संशोधित करना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। अभिप्रेरणा अधिगम की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह एक छात्र द्वारा अधिगम की गतिविधियों में लाए जाने वाले प्रयास और दृढ़ता को प्रभावित करती है। आत्मनिर्णय सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा आंतरिक या बाह्य हो सकती है। आंतरिक अभिप्रेरणा से तात्पर्य किसी गतिविधि में अपने हित के लिए संलग्न होने की इच्छा से है,
जबकि बाह्य प्रेरणा बाहरी पुरस्कारों या दबाव से प्रेरित होती है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने वाले शिक्षक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां छात्र स्वतः सक्षम और दूसरों से संबंधित महसूस करते हैं। तो निम्न में से कौन सी शिक्षण पद्धति छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक संभावना है कि इसे छोटे छोटे कार्य को पूरा करने के लिए पुरस्कार देना चाहिए जिसमें उपलब्धि के लिए भारी मान्यता को बढ़ावा मिले? तो बिल्कुल नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करना जो प्राप्त करने योग्य हो, जिसमें छात्रों को साक्षरता और उपलब्धि की भावना का अनुभव हो सके। तो सेकंड ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करना जो प्राप्त करने योग्य हो, जिसमें छात्रों को से क्षमता और उपलब्धि की भावना का अनुभव हो सके। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई मूल्यांकन का एक दृष्टिकोण है जो न केवल अकादमिक प्रदर्शनी पर बल्कि छात्रों को समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें उनके शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास शामिल है। तो सीसीई का उद्देश्य संज्ञानात्मक आकलन और संकलनात्मक आकलन जैसे आकलन के कई रूपों को प्रयोग करके छात्रों की क्षमताओं और प्रगति का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना है। तो यह छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट और कक्षा चर्चा जैसे विविध उपकरणों को प्रयोग में बढ़ावा देता है। तो निम्न में से कौन सी रणनीति सीसीई के सिद्धांतों के साथ सबसे अधिक निकटता से मेल खाती है? कि वर्ष के अंत में छात्रों के ज्ञान और प्रदर्शन का आकलन करना? तो बिल्कुल नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। पूरे वर्ष छात्र की प्रगति को ट्रैक करने के लिए नियमित क्विज, सहकर्मी मूल्यांकन, स्वमूल्यांकन और शिक्षक अवलोकन का प्रयोग करना, विभिन्न क्षेत्रों में अधिगम और सुधार को प्रोत्साहित करना। तो सेकंड ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। व्यक्तिगत अंतर की अवधारणा इस बात पर जोर देती है कि हर बच्चे के विकास और अधिगम का एक अनूठा पैटर्न होता है। शिक्षकों को इन अंतरों को पहचानना चाहिए और छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। तो ये किस चीज को प्रदान करता है? दंड को, मानकीकृत कार्यभार, विभेदित अनुदेशन या एक समान शिक्षण विधियां? तो दोस्तों ये विभेदित अनुदेशन को प्रभावित करता है, यानी छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभेदित अनुदेशन प्रदान करना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भावनाएं अधिगम में शामिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया से बहुत करीब से जुड़ी है। जब बच्चे भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं तो उनकी संज्ञानात्मक क्षमताएं जैसे कि स्मृति, ध्यान और निर्णय लेने की क्षमता काफी हद तक प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए कोई बच्चा चिंतित होता है, उसे ध्यान केंद्रित करने और जानकारी याद रखने में कठिनाई हो सकती है, जबकि उत्साह, जिज्ञासा की भावनाएं जुड़ाव और अधिगम के परिणामों को बढ़ा सकती है। तो भावनाएं और संज्ञान के बीच परस्पर क्रिया समझने से शिक्षकों को अधिक प्रभावी शिक्षण वातावरण बनाने में मदद मिलती है। तो निम्न में से कौन सी क्रिया छात्रों के भावनात्मक स्थिति को संबंधित करने से शिक्षक की मदद करने के लिए सबसे अधिक संभावना है ताकि संज्ञानात्मक प्रदर्शन का अनुकूलित किया जा सके? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। कि छात्रों की भावनात्मक जरूरतों को अनदेखा करना और केवल सामग्री वितरण पर ध्यान देना? तो बिल्कुल नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। छात्रों को उनकी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए दिमाग का विश्राम, तकनीकी और भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करने जैसी विविध यो को प्रयोग करना जिसमें उनका संज्ञानात्मक प्रदर्शन बेहतर हो सके? तो बिल्कुल सेकंड ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नेक्स्ट, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चे कई तरह से व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जिसमें संचार, सामाजिक संपर्क, व्यवहार के दोहराव वाले पैटर्न में कठिनाई शामिल हो सकती है। इन बच्चों में बौद्धिक कामकाज के विभिन्न स्तर भी हो सकते हैं, जो अत्यधिक प्रतिभाशाली से लेकर बौद्धिक
या क्षमता तक हो सकते हैं। तो संरचित सहायक वातावरण प्रदान करने वाले बच्चे की अनूठी जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिगम के अनुभव को तैयार करने में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो मुख्य धारा की कक्षा में ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे को समर्थन करने के लिए कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी रहेगी? कि बच्चे को बिना किसी विशिष्ट मार्गदर्शन के साथियों के साथ संरचित सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। तो बिल्कुल नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, दृश्य अनुसूचियों का उपयोग करना, स्पष्ट और सुसंगत निर्देश प्रदान करना और संवेदी अधिभार को प्रबंधित करने के लिए रोक देना। तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगला नेक्स्ट, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में इस बात पर जोर दिया गया कि व्यक्तियों में अलग अलग तरह की बुद्धि होती है, जैसे भाषाई, तार्किक, गणितीय, संगीतमय, अंतर्व्यक्ति। एक शिक्षक जो इस सिद्धांत को कक्षा में लागू करता है वह सभी छात्रों के लिए एक ही शिक्षण पद्धति का उपयोग करता है ताकि एक रूपता सुनिश्चित हो सके। तो बिल्कुल नहीं, सेकंड फर्स्ट ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। अलग अलग बुद्धिमत्ता को संबोधित करने के लिए कहानी सुनाना, उपयोग, समूह चर्चा, संगीत आधारित शिक्षण जैसी विविध गतिविधियों को शामिल करना। तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि अलग अलग बुद्धियों को संबोधित करने के लिए कहानी सुनाना, प्रयोग, समूह समूह चर्चा और संगीत आधारित शिक्षण जैसी विविध गतिविधियों में शामिल होता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी प्रथाएं शिक्षण और अधिगम के लिए रचनावादी दृष्टिकोण के साथ संरेखित है? तथ्य और परिभाषाओं को रटकर याद करना, या नए ज्ञान के निर्माण के लिए समूह चर्चा शामिल करने के लिए शिक्षार्थी को प्रोत्साहित करना। तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नए ज्ञान के निर्माण के लिए समूह चर्चा में शामिल होने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे उनकी शिक्षण और अधिगम के लिए रचनावादी दृष्टिकोण संरेखित हो सके। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। वार्षिक परीक्षा के दौरान एक शिक्षक वर्ष के दौरान पढ़ाए गए सभी विषयों के बारे में छात्रों की समग्र समझ को का मूल्यांकन करने के लिए तैयार किया गया एक व्यापक प्रश्न पत्र बनाता है। फिर अंकों का उपयोग छात्रों की रैंक करने और माता पिता को उनकी शैक्षणिक उपलब्धि की रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है। तो यह किस प्रकार के मूल्यांकन का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? कि अधिगम के लिए मूल्यांकन, क्योंकि शिक्षक छात्रों की समझ का परीक्षण कर रहा है। या अधिगम का मूल्यांकन क्योंकि ध्यान छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन और रिपोर्टिंग करना। बिल्कुल सेकंड ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अधिगम का मूल्यांकन क्योंकि ध्यान छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन और रिपोर्टिंग पर है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एक कक्षा में विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और अलग अलग क्षमताओं वाले छात्र होते हैं, जिसमें सुनने में एक सक्षम बच्चा भी शामिल होता है। शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि दृश्य सहायता का उपयोग करके, सांस्कृतिक भाषा दुभाषी प्रदान करके और सहकर्मिक सहयोग को बढ़ावा देकर सभी छात्रों को सीखने तक समान पहुंच मिले। इस परिदृश्य में समावेशी शिक्षा के किस सिद्धांत का प्रदर्शन किया जा रहा है? कि अधिगम के परिणामों को बढ़ावा देने के लिए या प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाने के लिए? तो बिल्कुल नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। केवल विकलांग छात्रों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। तो सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। उनकी विविध जरूरतों को संबोधित करके सभी विद्यार्थियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। तो थर्ड ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि उनकी विविध जरूरतों को संबोधित करके सभी शिक्षार्थियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान,
या एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है वो तर्क कर सकता है। या एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। या एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तु को पकड़ना। तो निम्न में से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में प्रवेश करेगा? तो दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या होगा? कि एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, यह बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगला नेक्स्ट। अभिकथन बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो दोस्तों कि बच्चों की शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं ठहराया जा सकता। तो ऑप्शन ए यानी अभिकथन ए रॉन्ग है। देखिए इसका कारण आर कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं? तो बिल्कुल नहीं होते जी। तो इसका कारण भी गलत है। तो ए और आर दोनों ही ऑप्शन गलत है, यानी ए और आर दोनों ही गलत है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट। कि फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की किस संस्था के रूप में किसकी भूमिका पर प्रकाश डालता है? कि मीडिया प्राथमिक पर, मीडिया द्वितीयक पर, या स्कूल प्राथमिक पर, या स्कूल द्वितीयक पर? तो फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। तो यह सामाजिकरण की मीडिया संस्था के रूप में द्वितीयक की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि मीडिया और द्वितीयक इसका राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट। किस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? कि अमूर्त सोच की क्षमता, या लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, या दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, या परिकल्पनात्मक निर्णयात्मक सोच की क्षमता? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, संज्ञानात्मक क्षमता आती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता इसका राइट आंसर है। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के प्रयोग का एक उदाहरण है? कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के प्रयोग का एक उदाहरण है? कि दौड़ना, चलना, घसीट कर लिखना, या कूदना? तो दोस्तों निम्न में से सूक्ष्म कौशल का उपयोग का उदाहरण है घसीट कर लिखना। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि घसीट कर लिखना सूक्ष्म कौशल का उदाहरण है। कि पियाजे के अनुसार एक शिक्षक को खालिस्तान और खालिस्तान होना जरूरी होता है? कि गतिशील और लचीला, या संरचित अनम्य, या सहानुभूतिपूर्ण पारदर्शी, या यांत्रिक व्यवहारवादी? तो पियाजे के अनुसार एक शिक्षक को गतिशील और लचीला होना जरूरी होता है, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि गतिशील और लचीला एक शिक्षक को होना जरूरी होता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? कि सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक संपर्क, संतुलन, या पुरस्कार? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। तो सांस्कृतिक उपकरण इसका राइट आंसर होगा, और सामाजिक संपर्क भी इसका राइट आंसर है। संतुलन इसका राइट आंसर नहीं है, और नई पुरस्कार इसका राइट आंसर है। तो सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक संपर्क इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फर्स्ट और सेकंड इसके राइट आंसर होंगे। देखिए अगला नेक्स्ट।
कि लेव वाइगोत्स्की के विचार में कि संज्ञान भाषा में स्वतंत्र है या संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है या भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है या संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। तो लेव वाइगोत्स्की के विचार में भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि लेव वाइगोत्स्की के विचार में भाषा संज्ञानात्मक विकास को डेवलपमेंट करती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है। तो पुरस्कार और दंड पर निर्भर है। तो शिक्षक और छात्रों द्वारा यह सह निर्मित है। तो पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा कि एक बालक केंद्रित कक्षा में अधिगम है तो यह शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का प्रयोग करने की क्षमता किस बुद्धि की विशेषता होती है? कि भाषा बुद्धि की या प्रकृति बुद्धि की या स्थानीय बुद्धि की या अंतःव्यय शक्ति की? तो हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का प्रयोग करने की क्षमता भाषाई बुद्धि की विशेषता होती है। तो भाषाई इसका राइट आंसर होगा, नहीं ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए भाषाई इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादे की उपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादे की उपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? कि सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास या अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास या कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास के चरण में बच्चे दूसरों के इरादे की अपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर से पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? कि अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार, या छात्रों में कमियों को पहचाने और उन्हें ठीक करें, या विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें, या मतभेदों को पहचाने और सम्मान करें? तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? तो छात्रों में कमियों को पहचाने और उन्हें ठीक करें। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि छात्रों में कमियों को पहचाने और उन्हें ठीक करें, यह गतिविधि प्रभावी नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए अगला नेक्स्ट, 4 साल के राम को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूंगा? तो लड़के गुड़िया से नहीं खेलते, ये क्या दर्शाता है? कि 4 साल के राम को एक गुड़िया उपहार में मिली और वह बोला, मैं इसका क्या करूंगा? तो लड़के गुड़िया से नहीं खेलते, ये क्या दर्शाता है? कि जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर पक्षपात, या जेंडर रूढ़िवादिता, या जेंडर समता? तो दोस्तों ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जेंडर रूढ़िवादिता इसका राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट, कि सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें, या शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें, या सीधे निर्देश की विधि द्वारा शिक्षण को करें,
या प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों की तुलना पर जोर दें। तो सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कि शिक्षक अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करना चाहिए। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। किसी तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है कि वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, या बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, या सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए, या पृथ्वी की वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए, या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बताइए। तो दोस्तों किसी तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि बच्चों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है और सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार की जा सकती है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट, एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है, कि अभिभावक स्कूल की जरूरतों के अनुसार, स्कूल छात्र की जरूरतों के अनुसार, छात्र स्कूल की जरूरतों के अनुसार, या छात्र शिक्षक की जरूरतों के अनुसार। तो एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। तो स्कूल छात्रों की जरूरतों के अनुसार बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि स्कूल छात्र की जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखिए अगला नेक्स्ट, वो छात्र है जो उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कि प्रेम स्तरीय की घात, गुणज्य वैकल्य, पठनीय वैकल्य, गतिमान दिव्यांगता। तो वह छात्र कौन से है उन्हें पढ़ने और लंबे अंशों का समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा पठनीय वैकल्य यानी डिसलेक्सिया इसका राइट आंसर है। पठनीय वैकल्य और डिसलेक्सिया इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगला नेक्स्ट, सुविधाहीन और वंचित समूहों के विद्यार्थियों यानी शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, कि सभी छात्रों में अपनेपन की भावनाओं को बढ़ावा देना चाहिए, या छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए, या इन छात्रों को एक अलग संकाय ही में पढ़ाना चाहिए, या सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। तो सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट, विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए: सामग्री का प्रस्तुतिकरण, संचार और अभिव्यक्ति, सूचना के दृष्टिकोण, या शिक्षार्थी के बारे में रूढ़िबद्धता। तो विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन से उपलब्ध नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, कि शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया था? उपयुक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा, या उपयुक्त तकनीकी सुविधा। तो अनिवार्य विशेष शिक्षा के द्वारा प्रावधान के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं किया गया था। तो अनिवार्य विशेष शिक्षा इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बच्चे किस तरह से सीखते हैं, कि पढ़कर, सुनकर, देखकर, या क्रिया करके? तो बच्चे सभी प्रकार से सीखते हैं, पढ़कर, सुनकर, देखकर, क्रिया करके।
तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, यानी एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसके राइट आंसर होंगे कि बच्चे पढ़कर सुनकर देखकर क्रिया करके सीखते हैं। देखिए नेक्स्ट, कि अभिकथन यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। कारण अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थी को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो अभिकथन की यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति होती है, तो बिल्कुल राइट कथन है। कारण भी इसका बिल्कुल राइट है कि अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को वह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि ए और आर दोनों सही है और ए आर की व्याख्या भी करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो स्पष्ट होती हैं, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त है, अत्यंत जटिल है या अर्थहीन है। तो एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त होती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त होना इसका राइट आंसर है। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो किसको बढ़ावा दे, निराशा को, अभिसारी को, अपसारी सोच को या मत रखने को। तो एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो अपसारी सोच को बढ़ावा दे, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, अपसारी सोच इसका राइट आंसर है। देखिए अगला नेक्स्ट, समकालीन सिद्धांतों कारों के अनुसार प्राथमिक रूप से एक गतिविधि है, यांत्रिक है, व्यवहारवादी है, निष्क्रिय है, सामाजिक है। तो समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार प्राथमिक रूप से एक सामाजिक गतिविधि है, तो सामाजिक इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, सामाजिक। देखिए नेक्स्ट, एक शिक्षक को छात्र के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। कि एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। तो बिल्कुल अभी कथन बिल्कुल राइट है। समस्या समाधान की रणनीतियों अधिगम में सुधार करती है और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती है। तो बिल्कुल सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, जबकि ए आर की व्याख्या भी करता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, छात्रों के बीच भ्रांतियों को महत्वपूर्ण है कि निर्मित करना, पहचानना, अनदेखा करना या प्रचारित करना। तो छात्रों के बीच भ्रांतियों को महत्वपूर्ण क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। कि छात्रों के बीच भ्रांतियों को पहचानना महत्वपूर्ण होता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, पहचानना इसका राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट, छात्रों में भय का भाव है कि अधिगम में काफी सुधार करता है, अधिगम के लिए हानिकारक है, अधिगम के लिए आवश्यक है या अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता। तो छात्रों में भय का भाव होता है कि अधिगम के लिए यह हानिकारक होता है, भय। तो छात्रों में भय का भाव अधिगम के लिए हानिकारक होता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। कि छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, या छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, या विषय वस्तु को रटने को बढ़ावा देना चाहिए, या संप्रत्तियों की समझ को महत्व देना चाहिए। तो अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो संप्रत्तियों की समझ को महत्व देना चाहिए, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को संप्रत्तियों की समझ को महत्व देना चाहिए। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखिए अगला नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा। कि योग्यता की चाह, प्रसिद्धि की चाह, धन की चाह या सत्ता की चाह। तो छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा, तो योग्यता की चाह। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, योग्यता की चाह छात्रों को महारत हासिल करने के लिए सीखने के लिए प्रेरित करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।